स्क्रीन दिख रही है? यस सर। एक काम करो, अपनी कॉपी निकालो, दोनों लोग। अगर ये चीज़ हल्की लग रही है तो आपके यहाँ घड़ी में टाइम क्या हो रहा है रेहान? 6:57। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, बोथ ऑफ यू। एक फ्रेश पेज पर एक कंडीशन दे रहा हूं मैं इक्विटोरियल की। इक्विटोरियल पोजीशन के लिए पोजीशन मैं डिसाइड करूंगा अभी, आप लोग निकाल कर दो। और इक्विटोरियल पोजीशन में इधर आपका रखा हुआ है -Q चार्ज, इधर रखा हुआ है +Q चार्ज। अभी मैं टाइमर लगाऊंगा, ठीक है? अभी आपका टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है। और यहां से ये पोजीशन है इक्विटोरियल पोजीशन, पॉइंट नंबर P। ठीक है, कर रहे हैं, दोनों लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ। यस सर। 1 मिनट बस टाइमर लगाता हूँ, रुक जाइए। दिख रहा है स्क्रीन पर टाइमर? नहीं। ये डायग्राम, ये बना लिया डायग्राम? हाँ, बना यस लिया। सर। ठीक है, रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ, शो करता हूँ टाइमर को भी दिखाता हूँ। अब दिख रहा होगा। जी, दिख रहा यस है। सर। चलिए, मैं पानी ले आऊँ।
हो गया। भेजें भेजें, मुझे भेजें, व्हाट्सएप करें जल्दी से, टाइम अप हो गया। भेजा है क्या? भेज आवाज आ रही दिया। है मेरी? हेलो। भेज दिया। अच्छा अच्छा। सिंस EQ sin थीटा माइनस EQ आर अपोजिट एंड इक्वल डायरेक्शन, क्या बात है। अच्छा, ये आपने डायरेक्ट लिखा ही यहीं से, ठीक है ठीक है ठीक है। जी, हम लिख सकते हैं वैसे। मैंने डायरेक्टली 2E+Q cos थीटा लिख लिया। सही है, चलिए, गुड। ये आपने क्या किया है मतलब? ये ई ए दूसरी तरफ क्यों जा रहा है? अच्छा अच्छा, काट दिया बाद में आपने। डिस्टेंस ली है एक्स, और वो डिस्टेंस लिया आपने, वो लिखी नहीं है, आर लेना था उसको। एक्स कौन सी डिस्टेंस लिया आपने? मंतशा। यस सर। सर पॉइंट पी से सेंटर ऑफ डाइपोल की। वो आपने एक्स लिए, क्या बात है। और फिर उसके बाद आपने डिस्टेंस लेनी थी ई से लेके पी तक की। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये क्या कर दिया? ए आर। अच्छा, उन्होंने आर लिया, आपने एक्स लेके करा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, वेरी गुड। एक सवाल नंबर 7 दिख रहा है स्क्रीन पर आप लोगों को? हाँ। पढ़ लीजिए इसको एक बार। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैरेलल टू वाइज प्लेन। एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, किसी रीजन में गिवन है वो। तो इलेक्ट्रिक सर, फील्ड की वैल्यू आपको जी। इसमें फ्लक्स का वो फॉर्मूला यूज करना है ना? एग्जैक्टली exactly, लेकिन उसके साथ दिमाग भी यूज होगा उसमें थोड़ा सा। वाइज प्लेन में हम लोग को स्क्वायर बनाना है, उसका एरिया वेक्टर। किधर होगा उसका एरिया वेक्टर? उसका पैरेलल टू वाइज प्लेन है ना, तो टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे देखो, थीटा जीरो हो जाएगा। मैं कराता हूँ, देखो। थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको, E इज इक्वल टू 3/5।
ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप। और आपको ई नॉट की वैल्यू अलग से दे रखी है, जो कि है 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब देखो समझने वाली बात क्या है। आप जो प्लेन बनाते हो वो प्लेन होता है XYZ प्लेन। जी। अगर ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है, और ये मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई एरिया है, तो आपको पता है आपको इस एरिया का एरिया वेक्टर निकालना होता है, जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर आता है हमेशा। ठीक है। अब अगर उसने बोला कि जी सर। प्लेन आपका ये वाला है, YZ, तो YZ के परपेंडिकुलर जो एरिया आएगा वो तो इस डायरेक्शन में आएगा। यानी कि जो एरिया आपको दे हाँ। रखा है उसकी डायरेक्शन आपने पता कर ली, एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी कि वो I नॉट होगी। ठीक है। जी। उसने बोला है एरिया पैरेलल टू YZ प्लेन। एरिया YZ के पैरेलल है, मतलब एरिया वेक्टर। अगर एरिया देखोगे आप, तो ये आपका YZ प्लेन है, इसको ऐसे बनाओगे ना आप, ऐसे करके, तो इसी के पैरेलल आपका एरिया वेक्टर भी आएगा, नहीं ऐसे करके नीचे कुछ, जिसके डायरेक्शन इधर आएगी हमेशा। या तो इधर आएगी या पीछे जा सकती है, दोनों जगह जा सकती है। तो यहाँ पर आप आमतौर पर जो मानते हैं, पॉजिटिव की तरफ मानते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 i कैप। ये नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन आप इधर ही मानिएगा। अब फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का फार्मूला होता है एक तो, कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हो, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात नहीं कर रहे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, या फिर अगर इसको वैसे लिखते हैं तो लिखते हैं E A cos थीटा। E A cos थीटा। आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट करने के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड रखो। फाइव बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप डॉट एरिया वेक्टर है हमारा 2 i कैप। तो डॉट प्रोडक्ट में आप क्या करोगे, सिर्फ इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3 = 6/5 ई नॉट के बराबर। अब ई नॉट की वैल्यू डाल दो, 6/5 × 2 × 10⁻³ इससे काटो इसको, 0.4, और 6 × 4 = 24, तो 2.4 × 10⁻³ फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? एक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कूलन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करते हैं ना आप एरिया से, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये सवाल समझ में आया आपको? जी। ये भी बोरियत भरा सवाल है। तो बोरियत नहीं। नोट करिए इसको जल्दी से। मंतज समझ में आया? यस सर। इस तरह के सवाल मैंने आपको जब पढ़ाया होगा तभी कराए होंगे। बोर्ड में सवाल हल्के ही पूछता है, टफ नहीं पूछता। बस बच्चे लगा नहीं पाते, वो एक अलग चीज है। नोट करो जल्दी से इसको। सवाल नोट कर लिया था या सवाल भी नोट करोगे? सर आप मुझे पिक्चर भेज दीजिएगा क्वेश्चंस की बाद में। ओके।
सर लिख लिया। आपने लिखा फरहान? जी। ठीक है। एक सवाल है अगला। अ मेटेलिक स्फीयर इज चार्ज इलेक्ट्रिकली, इसका मतलब क्या है? एक नंबर में पूछा है, तो आप बताएंगे मुझे क्या मतलब है इसका? क्योंकि देखो सवाल कई बार ना इजी सवाल आपको और ज्यादा मुश्किल में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या जवाब दिया जाए। बहुत सिंपल सी चीज है। इलेक्ट्रिकली चार्ज का क्या मतलब है, या चार्ज इलेक्ट्रिकली का क्या मतलब है, क्या हो सकता है? बताइए। अरे यार बहुत सिंपल सी चीज है। एक आपके पास चार्ज स्पेयर है, मेटेलिक स्पेयर है, चार्ज है, इसका मतलब क्या है? क्या हो सकता है? फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। हैं? इस चैप्टर का ही है और क्या? फर्स्ट का ना। मंतशा आप बताइए क्या हो सकता है तो आंसर? नहीं पता? देखो सबसे पहली चीज, आपका मेटेलिक स्पेयर, तो कमेंट करना है आपको इस पे, तो एटलीस्ट 3 कमेंट तो कर सकते हो। आपका स्पेयर अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज है तो वो कैसा चार्ज हो सकता है? या तो वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या फिर वो नेगेटिव चार्ज हो सकता है। पहला कमेंट, आइदर इट इज पॉजिटिव चार्ज और इट इज नेगेटिव चार्ज। और अगर अच्छे से लिखना है तो लिख दीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन रिच है। और क्या हो सकता है? और ये है कि अगर एक एक्सपेरिमेंट अगर देखें आप, तो उसमें ना एक चार्ज ऐसे आता है मेटल का, पॉजिटिव एक सरफेस पर, एक सरफेस पर निगेटिव। तो ये इंडक्शन का केस होता है, उसके लिए इसको सरफेस के 2 पार्ट मानने पड़ते हैं, होते नहीं हैं, लेकिन मानने पड़ते हैं। अब एक सरफेस ऐसा बिहेव नहीं करेगी आपकी कि एक तरफ से वो नेगेटिव चार्ज बिहेव करे और एक तरफ से पॉजिटिव चार्ज। वो कैपेसिटर कर सकता है। अगर आपका कैपेसिटर है ना, तो वो करने लगेगा। तो अल्टीमेटली कैपेसिटर भी तो एक कंडक्टर ही होता है। तो आप कह सकते हैं कि एक सिंगल मेटेलिक स्पेयर, मेटेलिक स्पेयर may have पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑल्सो। एक स्टेटमेंट ये कह सकते हैं आप कि अगर आपका बीच में एक ही जगह चार्ज है तो ये चार्ज करेगा, रिपल्शन एक दूसरे के लिए, यानी रिपल्शन होगा। और रिपल्शन की वजह से जो ये चार्जेस हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यूनिफॉर्मली, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। कुछ भी बात आपको लिखनी है लिख सकते हैं ना, इतनी बातें तो। जी। ठीक है मंतशा? यस सर। चलिए। if the electric potential V is constant through a given region of space, what
डू यू से अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट रीजन? बताइए क्या होगा। सवाल कह रहा है आपसे कि इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is constant throughout a given region of space, what can you say about the electric field of that region? क्या मतलब सर हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, क्यों होगी? सर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है पोटेंशियल को, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो आता है। क्यों भाई, ऐसा ही कुछ होता है? मिस्टर रेहान जी। बताएंगे क्या होना चाहिए? मुझे नहीं आता। अरे यार तुम्हें आता है, ऐसे मत बोलो। देखो, आप जो थ्योरी पढ़ते हो ना, मेरी बात सुनिए ध्यान से। जो थ्योरी पढ़ते हो वही न्यूमेरिकल में अप्लाई होनी है। बस उसने न्यूमेरिकल पूछ लिया, आपसे थ्योरी नहीं पूछी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल बना के पूछ लिया। क्या पूछा है मैं बताता हूँ। आपने ऐसा कुछ पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है माइनस का डीवी ओवर डी आर? ऐसा कुछ पढ़ा है? ये रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल है। वेरी गुड। और वो सवाल पढ़ो क्या कह रहा है। सवाल में यही तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा। तो एक बात बताइए मुझे, आपने डिफरेंशिएशन तो पढ़ा है इतना। अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी माइनस का डी ओवर डी आर ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर। ठीक है। और कांस्टेंट नंबर को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? जीरो। जीरो। तो बात समझ में आई आपके? जी आप सर। आंसर में आप आंसर में लिखेंगे इसके। ये भी क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2। इफ द पोटेंशियल इज इक्वल एट एनी सरफेस एंड वी चेंज द पोजीशन ऑन द सेम सरफेस, ऑन द सेम सरफेस। बेसिकली यहाँ पर ना इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हो। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्लियर है? जी सर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए आराम के साथ, इत्मीनान के साथ। जी आता है। पढ़ लिया? जी। गॉस थ्योरम पढ़ा है कभी आप दोनों में से किसी ने? हाँ। यस सर। क्या स्टेटमेंट होता है बताएंगे इस गॉस थ्योरम का? एक स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फीयर का चार्ज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस होता है। क्या होता है मंतशा? सर ध्यान नहीं है। देखिए, सही बता रहे हैं रेहान। गॉस थ्योरम कहता है किसी सरफेस का अगर आप सरफेस इंटीग्रल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एरिया या कोई भी सरफेस, बेसिकली वो यहाँ डी ए लेता है, तो वो बराबर होता है उसके अंदर चार्ज कितना है अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है। तो पहले तो राइट। उसने सवाल में एक हिस्सा दिया है
स्टेट गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं। गॉस थ्योरम स्टेटमेंट आप लिख लेना, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा देता हूँ। ई डॉट डी एस करके होता है, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन। पढ़ा है आप लोगों ने ऐसा कुछ? जी। यस सर। सुना है मंतशा, इसका नाम सुना है आपने? यस सर। देखो सवाल में बोला गया है, उसने उसने बोला है कि आपके पास एक प्लेन थिन शीट है विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो एक थिन शीट लो ऐसे करके, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो उसको ना कंसीडर करके अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल स्पेस कंसीडर कर लेते हैं। करा है ऐसा कुछ रेहान? जी किया है। इसका एक्सप्रेशन आखिरी में आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम यहाँ एक स्टेटमेंट कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पर आपकी सरफेस तीन जगह बनेगी, एक तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ फेंकेगी, और एक इलेक्ट्रिक और फील्ड एक ऊपर कर्व की तरफ। पार्ट। तीन सरफेस पर होती हैं, एक तो इसकी लेटरल सरफेस पर या कर्व सरफेस कह लो आप। और दो सर्कल स्फीयर्स पे। दो सरफेसेस होती हैं आपकी लेफ्ट एंड राइट, यानी कि टॉप एंड बॉटम, यही होता है। जी सर। अब इसमें जो उन्होंने सिग्मा चार्ट डेंसिटी दे रखी है वो है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है क्यू अपॉन इसका एरिया। तो आप यहाँ पर अप्लाई करो, ये सरफेस इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस इज इक्वल टू जितना भी चार्ज दे रखा है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ से अगर आप क्यू इनसाइड निकालोगे तो सिग्मा इंटू ए आ जाएगा ये, चाहे तो रख सकते हैं आप यहाँ पर। क्यू इनसाइड की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी सिग्मा इंटू एरिया, इस शीट का जो एरिया है। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, जो टू जो आ रहा है ना उसका रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर, इनको करो समा। एक साइड आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पहली सरफेस के लिए, ये आपकी सरफेस नंबर वन है, ये सरफेस नंबर टू है, और ये सरफेस नंबर थ्री है। कुछ याद आ रहा है मंतुषा, ऐसा कुछ पढ़ा है? यस सर। सरफेस नंबर वन, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका सरफेस एरिया और कॉस थीटा। देखो इस सरफेस का ये जो ऊपर जा रहा है ये एरिया वेक्टर है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी ऐसे, ये हमारी सरफेस नंबर टू हो जाएगी। यहाँ पे कॉस थीटा होगा, देखो इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो कॉस 0 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ क्या होगा, सरफेस नंबर टू इलेक्ट्रिक फील्ड डीएस यानी एरिया का स्क्वायर अपॉन कॉस 90 डिग्री प्लस सरफेस इंटीग्रल थर्ड सरफेस इधर वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इधर, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री इक्वल टू, ये आ जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। अब देखिए यहां से होगा क्या, क्या होगा यहाँ से, बताएंगे? रेहान बताएंगे आप? तो cos 90 जीरो होता है तो फिर वो ये कैंसिल हो पूरी जाएगा और सरफेस जो है इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। आपके पास ये बचा और ये बचा, इसमें जो कॉस जीरो है ये वन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लो, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया प्लस जीरो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा ए को जोड़ो, ये हो जाएगा टू सिग्मा ए या सॉरी टू ई ए इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ ए से ए कैंसिल, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
यस सर। तो ये चीज आपको ड्राइव करवा सकता है। आप देखो, ऐसा नहीं है कि इसी चीज के लिए ड्राइव करवाए, थिन शीट के अलावा वो आपसे एक infinitely long wire. इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए करा सकता है। और दूसरे नंबर पर एक पॉइंट चार्ज पे लगवा सकता है आप, गॉस लॉ। तीसरे नंबर पर आपको शीट पर तो लगवा ही दिया। ठीक है, एनसीईआरटी में ये तीन चीजें मेंशन है, तो आप इन तीनों का गॉस थ्योरम जरूर देख जाइएगा एक बार, जब भी आप एग्जाम देने जाओ इस चैप्टर से। क्लियर है? जी। यस सर। ठीक है। देखो यहाँ कह रहा है, हर बार सवाल पूछता है, हर एक बार जब भी आपके पीरियोडिक भी होंगे ना, तो सवाल जरूर पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट डाइपोल मोमेंट पी इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर थोड़ा सा उसने अलग कर दिया, उसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ ली। टाइम है हमारे पास, 3 मिनट में तो नहीं हो पाएगा ये। ये डेरिवेशन है पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, वो मैं कराऊंगा। तब तक मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूँ। तो ये देखो, आप जब चैप्टर नंबर 1 या 2 दोनों में मैंने कहीं ना कहीं कराया जरूर होगा। आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। किसकी बेसिस पर? फ्री चार्जेस और बाउंड चार्जेस के बेसिस पर। तो कंडक्टर आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका ये मतलब नहीं है कि इंसुलेटर के ऊपर बाउंडेड चार्जेस नहीं होते। कुछ इंसुलेटर एक हार्श कंडीशन के अंदर आकर के किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं? दे बिहेव लाइक कंडक्टर्स। कंडक्टर। तो वो बिहेव क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन होता है उनके बाउंडेड चार्ज। अनबाउंडेड चार्ज, जो फ्री चार्ज जो होते हैं, इनको अनबाउंडेड चार्ज भी बोला जाता है। अनबाउंडेड चार्ज, इनको जैसे ही आप पोटेंशियल दोगे ना, जैसे ही आपने पोटेंशियल दिया, ये फौरन से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो बाउंडेड चार्ज होते हैं, बाउंडेड चार्ज एक हार्श कंडीशन में करंट का काम करना शुरू कर देते हैं, तो इंसुलेटर के लिए। अब उस चीज को आपको समझना है यहाँ पर। ठीक है, कल जी। मतलब यहाँ तक आपने करीब 6 to 7 क्वेश्चन कर लिए होंगे। यस सर। ठीक है, तो इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास में, क्योंकि अभी जो मीटिंग है उसका टाइम काफी कम रह गया है। और देखो मंतशा, मैंने आपको अभी रिसेंटली क्या कराया था, यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन? एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन वीडी, एरिया, एंड करंट आई, डेंसिटी एन। यानी कि ये इसी की बात कर रहा है कि आई इज इक्वल्स टू एन ए वी डी इंटू ई। आपको ये बताना है। ठीक है, यस सर। क्लियर है इतनी बात? यस सर। आपको भी कराया रेहान, मैंने ये देखा था आपने? नहीं। अरे ये आई इज इक्वल्स टू अच्छा। एन ए वी डी नहीं कराया मैंने आपको? NAVDE ये और ऑल्टरनेटिंग करंट से पहले जो चैप्टर करा रहे थे उसमें शायद से कराया था। हाँ। तो वो देखा नहीं है अभी आपने? सर मैं रिवाइज नहीं किया हूँ। देखो, ये दिख रहे हैं आपको ऐसे सवाल? हाँ। ये सवाल जरूर आएंगे, ये और ये। टोटल एनर्जी। तो इनको करने के लिए आपको किरचॉफ लॉ आना चाहिए। और ये सवाल किरचॉफ लॉ आए ना आए, ये सवाल आ गए तो किरचॉफ लॉ आ जाएगा। तो हमारा कल का टारगेट रहेगा चैप्टर नंबर 1 कराने के बाद चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलना। चैप्टर नंबर 1 में जो चीजें थी हमने देख ली हैं, जो रह गई हैं उनको हम कल देख लेंगे। मतलब अपनी अगली क्लास में। कल तो शायद मैं आपको सेपरेट ही पढ़ाऊँ, जो मैं ज्वाइन करूंगा थोड़ा आगे